What do you think are the most common mistakes that a policyholder make while filing the health insurance claim? तो जैसे ये Google timeline से related rejection आया था, तो मान लीजिए आपका claim reject हो गया. Now what? Hi, welcome back to another series of our podcast, Insa Dil Se. Today we have Chirag Nehlani, General Manager, General Insurance at Insurance Samadhan. Chirag has over 10 years of experience in the insurance industry doing underwriting, claims, operations with Oriental Insurance Company. Chirag joined Insurance Samadhan after watching the Shark Tank episode, leaving his government job to help the aggrieved policyholders. Let's listen from Chirag the challenges that the policyholders face in navigating their insurance claims. So let's go. Hi Chirag, welcome to another episode of our podcast series Insa Dil Se. How are you doing today? Hi Meda, thank you for having me on your podcast. It's a great pleasure to be on this show. तो आज के इस एपिसोड में हम हेल्थ इंश्योरेंस और उसके क्लेम्स से रिलेटेड जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे. In your experience and in your opinion, what do you think is the root cause behind the issues that policyholders face, in their claim journeys? It's a very good question, and for getting to the root cause of the issues, I would like to give an example. तो let's say कि आपने कोई चीज़ परचेज करी, let's say a घर, और आपको उसका एड्रेस ही नहीं पता, या आपको उस तक जाने का रास्ता ही नहीं पता, तो जाहिर सी बात है कि आप भटक ही जाओगे, राइट? Similarly, health insurance has never been the priority of people. And generally लोग डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या फिर अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए. कई लोग टैक्स डिडक्शन के लिए पॉलिसी ले लेते हैं, कई लोग लोन लेते हैं उस समय क्रिटिकल इलनेस या हेल्थ की कोई पॉलिसी ले लेते हैं. बट द रूट कॉजेज़ कि क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है तो लोग टेक्निकली समझना नहीं चाहते और समझ नहीं पाते कि वो जो बाय कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कवरेजेस क्या है, और फिर प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ क्लेम्स. सो आई थिंक द रूट कॉज इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, एंड थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं. इस वजह से भी आई थिंक काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं. तो जैसे कि आपने अवेयरनेस की बात करी, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए एक इंडिविजुअल को हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम? तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं. तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी मल्टीपल पॉलिसीज़ आजकल मार्केट में अवेलेबल है. इनफैक्ट इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको हर तरह के कवरेजेस अवेलेबल हैं, और आपको ये समझना कि आपके लिए कौन सा कवर बेस्ट सूटेड है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड चीज़ होगी कि आपका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए. ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है. ये डिपेंड करेगा आपकी डेमोग्राफिक्स पे, आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, आप किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी हेल्थ फैमिली हिस्ट्री कैसी है. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एक सही प्रोडक्ट चूज़ करना है, अपने लिए एक सही सम इंश्योर्ड चूज़ करना है, और ध्यान देना है कि जो कवरेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो ज़रूर से आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो. इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी में किस तरह के वेटिंग पीरियड्स, किस तरह के को पेमेंट्स यानी कि डिडक्टिबल्स, किस तरह के प्री एग्जिस्टिंग के ऊपर वेटिंग पीरियड्स, इन सब चीज़ों को समझ के ही आपको पॉलिसी परचेज करनी चाहिए. ये एक वन टाइम एक्सरसाइज है, लेकिन आई थिंक बायर बिहेवियर इज़ द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस इशू. थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इस बारे में समझेंगे तो आपको आई थिंक एक अच्छी पॉलिसी खरीदने में मदद मिलेगी. तो जैसे कि आपने बात करी कि टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है, वेटिंग पीरियड्स होते हैं, कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, तो स्टडी करना तो एक तरफ है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल के लिए कहाँ अवेलेबल है, कैसे वो ये सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि वो एक चॉइस जो अपनी पॉलिसी के लिए वो सोची समझी हो. तो इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. सबसे पहले तो बात करते हैं IRDA की, जो कि कस्टमर्स के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है. उनका जो विजन भी है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा रखी है अपने पोर्टल्स पे और अपने वेबसाइट्स पे. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत मेहनत कर रही हैं इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में, क्योंकि आप समझिए कि ग्रीवियांस इंश्योर्ड नहीं चाहता लेकिन इंश्योरर भी नहीं चाहता. ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉस्ट फॉर देम, प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस बिगाड़ना कोई नहीं चाहता. आज अगर हम मार्केट में बैठे हैं, कोई भी इंश्योरर कंपनी को अगर हम देखें तो दे वुड नॉट वांट कि उनके इंश्योर्ड को कोई गलत एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उनको हर ईयर उनसे ही रिन्यूअल प्रीमियम लेना है. तो उन्होंने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे ब्लॉग्स,
कई सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस, ये सब अपने वेबसाइट पे डाल रखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उनके सारे प्रोडक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस, शॉर्ट्स में बनाए हुए उनके ब्रोशर्स, ये सब भी बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस समाधान के चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं, उस पे हम ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में बात करते रहते हैं, जिससे आपको अवेयरनेस बढ़ेगी कि कैसी पॉलिसी आपको परचेज करनी है। आपकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कि क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक आपने काफ़ी ऑलरेडी गाइडेंस प्रोवाइड करी है इस पे। क्योंकि एंड विजन तो यही है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, और वो एक्सपीरियंस तभी अच्छा होगा जब उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आई थिंक उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सो क्लेम फाइलिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट अ पॉलिसी होल्डर मेक व्हाइल फाइलिंग द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, और क्या ऐसा किया जा सकता है टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शंस व्हेन यू आर फाइलिंग अ क्लेम? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो क्लेम फाइलिंग भी IRDA ने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। क्लेम फॉर्म भी जनरलाइज किया हुआ है फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, और जिसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज जो है मांगती हैं। तो फाइलिंग करते समय सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप उस फॉर्म को थोड़ा समझें और ध्यान से भरें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं रखते कि हमारा जब से इलाज शुरू हुआ है तब से सारे डॉक्यूमेंट्स हमको संभालने होंगे। सो लेट्स से फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर, कि आज मुझे कोई डिजीज़ की सिम्टम्स ही आए और मैंने वहाँ से इलाज कराना शुरू किया, अभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ द डिजीज़ है, तो जब कभी अगर मैं फ्यूचर में हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो उससे जुड़ा सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी विल बी आस्किंग फॉर। एंड वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है पता करना कि इस डिज़ीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से है, क्या ये पॉलिसी लेने से पहले तो नहीं था और नॉन डिस्क्लोजर हुआ। तो आई थिंक डॉक्यूमेंट संभाल के रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्लेम फाइलिंग का। आपके पास अपने क्लेम से जुड़े और उस डिज़ीज़ से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है टाइमलीनेस। तो आप ये भी समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने डिफाइन किया हुआ है कि कितने टाइम के अंदर आपको क्लेम इंटीमेट भी करना है और फाइल भी करना है। आई थिंक उन टाइमलाइंस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वाइल फाइलिंग अ क्लेम। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हो सके, जैसा अभी भी IRDA कर रहा है कैशलेस फॉर ऑल, तो अगर आप कैशलेस में अपना इलाज कराएंगे तो फाइलिंग काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है। उसमें हॉस्पिटल की TPA डेस्क प्री ऑथ के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करती है और डिस्चार्ज के टाइम इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स को पेमेंट कर देती है। इससे काफ़ी स्मूथ एक एक्सपीरियंस यूजर्स का हो जाता है विज़ रीइंबर्समेंट ऑफ अ क्लेम में। पर हाँ, रीइंबर्समेंट भी एक अच्छा प्रोसेस है जिसमें लास्ट डे ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन से 30 डेज़ के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को सेटल करना होता है। तो अगर आप रीइंबर्समेंट कर रहे हैं तो सारे क्लेम फॉर्म को अच्छे से देखिए, भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखिए और बस फाइल कीजिए। थैंक यू चिराग, आई थिंक दैट बी रियली हेल्पफुल। आपने बात करी टाइमली फाइलिंग की, तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मेरे परिवार में मैं हूँ, कोई और है नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं ही हॉस्पिटलाइज थी और मुझे देरी हो गई, मेरी कंडीशन नहीं है शायद उस टाइम पे फाइल करने की, प्रॉबेबली आई वाज ऑन द बेड रेस्ट। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है कि अगर लेट भी हो जाता है, मैं नहीं कर पा रही, तो अगर मैंने टाइमलाइंस मीट नहीं करी तो उस केस में क्या होता है? तो दो तरह की यहाँ पे डिलेज हैं। पहला है डिले इन इंटीमेशन। डिले इन इंटीमेशन का क्या रोल है और इंश्योरेंस कंपनी क्यों रिजेक्ट करती है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी सारे क्लेम्स को चेक भी करती है कि उनकी जेन्युइननेस क्या है, और रियल टाइम भी चेक करती है, हॉस्पिटल्स को कॉल करती है, इन्वेस्टिगेटर्स भेजती है। अगर आप टाइमली इंटीमेट नहीं करते तो इंश्योरेंस कंपनी को वो मौका नहीं मिल पाता टू एक्चुअली चेक कि आपका क्लेम जेन्युइन था या नहीं। दूसरा होता है डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप समझिए आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है जो उनको पे ऑफ करना है। अगर आप अपना क्लेम अगर इफ दे विल नॉट डिफाइन अ टाइमलाइन, तो फिर वो कब तक प्रोविजनिंग रख के चलेंगे कि कभी भी क्लेम आ सकता है। तो इसलिए एक टाइमलाइन डिफाइन की जाती है कि इतने टाइम में अपना क्लेम रख दे। हालांकि IRDA भी समझता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है टाइमली सबमिट करने में, और उन्होंने ये सर्कुलर निकाला हुआ है कि आप अगर टाइमली नहीं सबमिट कर पाते और एक कोई वैलिड रीज़न है तो इंश्योरेंस कंपनी भी कंसिडर करती है। और इंश्योरेंस कंपनीज हमने जो जनरली देखा है कंसिडर करती है डिले को, बट उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए ऑफ नॉन सबमिशन या डिले इन सबमिशन। तो जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल्स को कॉल भी करते हैं या इन्वेस्टिगेटर्स भेजते हैं। आपकी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखी थी मैंने गूगल टाइमलाइन के ऊपर, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जैसे मैंने बताया, इंश्योरर ना एक कस्टोडियन है ऑफ पब्लिक मनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी गलत क्लेम वो पे ना करे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स यूजर्स मनी, राइट। वो एक पूल ऑफ फंड्स है जिसमें से प्रीमियम में से ही वो क्लेम का अमाउंट दे रहे हैं, तो दे हैव टू इंश्योर कि जेन्युइन क्लेम्स पे कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कोई क्लेम फ्रॉडुलेंट है या नहीं। उनमें से एक तरीका है कि गूगल की टाइमलाइन वो लोग मांगते हैं कि जिस दौरान आप हॉस्पिटलाइज थे, आपकी गूगल की टाइमलाइन एक्चुअल में दिखा रही है कि आपका फ़ोन भी आपके साथ हॉस्पिटल में ही था। इस तरह का एक रिजेक्शन हमारे पास आया था, तो उसी के बारे में बात की थी उस वीडियो में। तो जैसे ये गूगल टाइमलाइन से रिलेटेड रिजेक्शन आया था, और क्या ऐसे कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शंस हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या शॉर्ट सेटल भी होते हैं? जी, तो हमारे जो मेजर क्लेम्स हैं वो फॉल करते हैं रिजेक्शन, डिले और शॉर्ट सेटलमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन की, कि एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट किया जाता है। जो सबसे प्रोमिनेंट रीज़न जो हम फेस करते हैं, जैसा मैंने बताया, डिले इन सबमिशन, डिले इन इंटीमेशन, नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है। दूसरा रीज़न होता है वेटिंग पीरियड्स का। जैसे मैंने शुरू में बात करी कि लोग नहीं समझते कि एक्चुअल में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो लेट्स से कि कैटरेक्ट की सर्जरी पे अगर 2 साल का वेटिंग पीरियड है और आपने आज पॉलिसी ली और आप नेक्स्ट ईयर उसका इलाज कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लेम रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वेटिंग पीरियड है इस टाइप की सर्जरी का। तीसरा होगा कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है किसी तरह की मेडिकल हिस्ट्री होना, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होना, और उसका नॉन डिस्क्लोजर, यानी कि पॉलिसी लेते समय अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गलत बताएंगे, नहीं बताएंगे या छुपाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम रिजेक्ट करना पड़ता है। इसका रीज़न यही है कि इंश्योरेंस जब भी कोई कंपनी आपको देती है, तो आप एक प्रपोजल फॉर्म भरते हैं और उसी के बेस पे उनके अंडर राइटर्स आपका प्रीमियम डिसाइड करते हैं, आपको पॉलिसी इशू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सही इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना। तीसरा रीज़न होगा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। कई बारी डॉक्यूमेंट्स के नॉन सबमिशन की वजह से या गलत डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन की वजह से भी मिस रिप्रेजेंटेशन में क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कारणों की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, अगर आप देखें तो, कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में अगर आपका एडमिशन हुआ है, यानी कि एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में, तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ये सारे रीजंस हैं रिजेक्शन ऑफ क्लेम के। शॉर्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, पर उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि अगर आपने अपने रूम रेंट की जो आपकी कैपिंग है उसको एक्सीड किया हुआ है, या फिर लेट्स से कि आपने किसी पीपीएन हॉस्पिटल में जिसका टाइप है वहाँ इलाज कराया, लेकिन अगर हॉस्पिटल ने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए, तो उन केसेस में भी आपका केस जो है वो शॉर्ट सेटल हो सकता है। सो मान लीजिए आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, नाउ व्हाट? आप हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं ऑन द स्टेप्स टू अपील दिस डिसीजन? इज देयर अ वे टू टर्न दिस नो इनटू अ यस? सबसे इम्पॉर्टेंट और सही तरीका है, सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेंट रेज करिए। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो वापस से आपका केस चेक करेंगे कि कहीं एक्चुअल में रिजेक्शन में कोई गलती तो नहीं हुई है, या किसी गलत रीज़न की वजह से तो रिजेक्ट नहीं किया हुआ, या कोई डॉक्यूमेंट है जिसको देखना रह तो नहीं गया, और वो लोग एक्टिवली उसको सॉल्व करेंगे। जो दूसरा तरीका है जो गवर्नमेंट ने और IRDA ने दे रखा है, विच इज़ बीमा लोकपाल, यानी कि इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। आप अपनी कंप्लेंट इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे एक हियरिंग होती है। उस हियरिंग में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन आपको और इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को सुनते हैं, और उन बेसिस पे डिसीजन लेते हैं आपके क्लेम के रिगार्डिंग। जो तीसरा तरीका है वो है कंज्यूमर फोरम का। आप रीच आउट कर सकते हैं CDRF को, और वहाँ पे अपने क्लेम के लिए लड़ सकते हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लड़ सकते हैं अपने क्लेम्स के लिए। As an expert, you must have encountered many stories of policyholders, facing grievances. Can you share a particularly memorable case where you were able to achieve a positive outcome for the aggrieved policyholder? It's a difficult question because every case in which a genuine policyholder gets their rightest claim money back is memorable for us. But as we have to give an example, I would like to tell you about the case of Mr. Suresh. So, this guy, he got his appendectomy done in 2005, and he purchased a health insurance policy in 2017, in which he did not declare any kind of pre-existing issues or anything. And in 2023, he was
he was identified with a lung cancer. Now, there was a huge expense on his head, and the claim was denied by stating that you have not declared that you've, gone for the appendectomy. Now, he was very upset with this because honestly, he was not even aware that he had to declare something that happened like 12 years in the past. So he approached us, and we took his case because technically he was not actually, ill at the time of purchasing the policy. He had got done a treatment in 2005, but at the time of purchasing policy in 2017, he had no symptoms or effects of that disease, and he had not taken any kind of treatment in the past 12 years for it. So it seemed like a very, good case, and we took it up. We explained the issues to the insurance company, and fortunately they understood everything, and the claim was settled. So yeah, it was very, it was a very good case. Thank you, Chirag, for sharing such wonderful insights and experiences. I think this will really help our viewers in navigating the challenges that they face with their, health insurances. Thank you so much. Thank you so much for having me.